हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम लोग अभी एक श्रृंखला देख रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष यान या जो प्रक्षेपण यान होते हैं जिसको हम लोग रॉकेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं, उसको बड़े विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके पूरे इतिहास, उसके पूरे विकास क्रम को हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतरिक्ष यान क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में अंतरिक्ष यान क्या होते हैं। तो अंतरिक्ष यान वह गाड़ी होती है या यान होता है जो किसी उपग्रह को उसके यथास्थान तक लेकर जाता है। अब आपके पास कोई उपग्रह आपने बनाया है तो कोई ना कोई उद्देश्य से या किसी न किसी कारण से आपने उसको बनाया होगा। अब आप चाहते हो कि उसको उसके यथास्थान तक उसको पहुंचाया जाए ताकि आप उससे बहुत सारी जानकारी हासिल कर सको। तो ऐसे तो जाएगा नहीं उपग्रह। तो उपग्रह को भेजने के लिए एक गाड़ी बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष यान, ठीक, या उसको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में। अब देख लेते हैं कि भारत में अंतरिक्ष यान का जो इतिहास है या प्रक्षेपण यान का जो इतिहास है या रॉकेट जो प्रोग्राम है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो हमको SLV-3 दिखेगा, यानी पहली पीढ़ी में हमने बनाया SLV-3। इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। क्या है ये? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन मतलब द्वितीय पीढ़ी में हम लोग देखते हैं तो हमको ASLV दिखता है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा थर्ड इसमें देखेंगे हम लोग जो थर्ड जनरेशन है मतलब तृतीय पीढ़ी में हमको PSLV देखने को मिलेगा, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा चौथी पीढ़ी में हमको देखने को मिलेगा या फोर्थ जनरेशन में हमको देखने को मिलेगा GSLV, है ना, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस तरीके से ये चार पीढ़ी में हमको चार जो हैं क्या देखने को मिलते हैं, अंतरिक्ष यान देखने को मिलते हैं। तो ये पूरे अंतरिक्ष यान का जो विकास क्रम है या उसकी जो यात्रा है या उसका इतिहास है हम उसको अब यहाँ से आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं SLV-3। SLV-3 का पहला प्रक्षेपण 10 अगस्त 1979 को SHAR मतलब श्रीहरिकोटा से आंशिक रूप से सफल रहा। मतलब SLV-3 का जो पहला सफल परीक्षण हुआ था वो 10 अगस्त 1979 को हुआ था और इसमें हमने भेजे थे रोहिणी नाम के उपग्रह को। हालांकि ये आंशिक रूप से सफल रहा, ठीक है, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसका जो सफल परीक्षण हुआ था वो 18 जुलाई 1980 को हुआ था और इस तरीके से जब इसने सफल परीक्षण किया तो ये अंतरिक्ष क्लब में भारत शामिल हो गया। किसके कारण? ये SLV-3 के सफल परीक्षण के कारण, जो कि 1980 में हुआ। इसके तहत भारत जो है अंतरिक्ष क्लब का 6वां सदस्य बन गया। एक्चुअल में जो SLV-3 था ये कितने चरणों वाला था? 4 चरण वाला था, ठीक है। इसकी जो क्षमता थी कि ये 40 kg के उपग्रह को निचली कक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित कर देता था। क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो उपग्रह की जो स्थापित करने के लिए जो अलग अलग कक्षाएं होती है हमने उसका बड़े विस्तार से अध्ययन किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वजन कितना था SLV-3 का? वो 18 टन का था और ऊंचाई इसकी थी 22.7 मीटर। द्वितीय व चतुर्थ उड़ान पूर्णतः सफल, प्रथम व तृतीय उड़ान असफल रही। मतलब दूसरी और चौथी उड़ान जो थी SLV-3 की वो पूर्ण रूप से सफल रही, लेकिन जो प्रथम और तृतीय उड़ान थी वो असफल रही, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 17 अप्रैल 1983 को SLV-3 ने अंतिम बार उड़ान भरी, ठीक है। इसके बाद कोई उड़ान इसने नहीं भरी। 1983 में इसने लास्ट उड़ान भरी थी, उसके बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके आगे SLV-3 का जो अगला वर्जन आया वो ASLV-3 था, मतलब इसका एडवांस वर्जन ये था। इसको कहते हैं ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, शॉर्ट में इसको ASLV कहते हैं। यह SLV-3 का संवर्धित रूप, मतलब उसका सेकेंड वर्जन या हम कह लो कि उसका 2.0 वर्जन यही था, ठीक। इसकी जो क्षमता थी वो 100 से 150 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को लियो में ले जा सकता था, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब निचली कक्षा में ले जाने के लिए ये सक्षम था। यह 5 चरणों वाला रॉकेट या प्रक्षेपण यान था। जैसे SLV-3 कितने चरण में था? 4 चरण में था, वैसे ही ASLV कितने चरणों में था? 5 चरणों वाला था। इसकी ऊंचाई 23.8 मीटर थी। फर्स्ट व सेकंड चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित HTPB
प्रणोदक मतलब ईंधन का इस्तेमाल किया गया। मतलब पहले और दूसरे चरण में क्या किया गया, काय का इस्तेमाल किया गया, HTPB। तो ये एक्चुअल में कैसा है, ठोस प्रणोदक है या ठोस ईंधन है ना। तो HTPB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ये एक प्रणोदक है या ईंधन है जो रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये उसको थ्रस्ट या एनर्जी प्रदान करेगा। सेकंड और फोर्थ चरण में क्या इस्तेमाल किया गया, HEF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई एनर्जी फ्यूल। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, हाई एनर्जी फ्यूल 20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया। तो पहले और दूसरे में काय का इस्तेमाल किया गया, HTPB का, और तीसरे और चौथे में इस्तेमाल किया गया HEF-20 का। इसका परीक्षण 1987 में किया गया पहली बार, जो कि असफल रहा। 1988 में किया गया, असफल रहा। 1992 में आंशिक रूप से इसको सफलता मिली, लेकिन 1994 में पूर्ण रूप से सफल हो गया, है ना। और इसको भी कहाँ से विमोचित किया गया था, SHRC मतलब श्रीहरिकोटा से। और इसको भी लास्ट में क्या कर दिया गया, उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसका बाद इसका जो एडवांस वर्जन आता है वो कहलाता है PSLV। इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण वाहक। मतलब सबसे खर्चीला ये प्रक्षेपण यान माना जाता है। भारत का सबसे खर्चीला अगर प्रक्षेपण यान है तो कौन सा है, PSLV है, ठीक। IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह को MEO मतलब सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में इसको छोड़ सकता है। मतलब IRS जो उपग्रह थे उसको कहाँ छोड़ने के लिए जिम्मेदार या सक्षम है, ये MEO मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मतलब जिसको हम लोग सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा कहते हैं, वहाँ ये इस IRS उपग्रह को छोड़ सकता है, इतना ये ताकतवर है। PSLV सबसे बड़ा रॉकेट है, ठीक, सबसे बड़ा रॉकेट है, आप इसको याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल नासा, जाक्सा, ESA भी करते हैं। नासा मतलब ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जाक्सा मतलब जापान की है, और ESA मतलब ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसका उपयोग बहु उपयोगी रॉकेट के रूप में करता है, ठीक है। यानी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। बहुत कम खर्चे में बहुत पावरफुल रॉकेट बनाया है भारत ने। इसका इस्तेमाल नासा, जाक्सा और ESA सब करते हैं, ठीक है। और वैसे भी भारत वाले काफ़ी जुगाड़मेंट वाले होते हैं, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। ब्रश खराब हुआ तो उसको पेटीकोट के नाड़े में घुसेड़ देते हैं, ठीक। इसके अलावा क्षमता हम लोग देखें तो इसकी 1200 kg के उपग्रह को MEO में स्थापित करने में सक्षम है। यह 4 चरणों वाला होता है। एक्चुअल में कितने चरण वाला होता है, यह 4 चरणों वाला होता है। इसके फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में या चरण में ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सॉलिड प्रोपोलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें HTPB और साथ में अमोनियम पर क्लोराइड नाम का ऑक्सीडाइजर भी भेजा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट और जो थर्ड चरण है, पहला और जो तीसरा चरण है, उसमें ठोस प्रणोदक मतलब सॉलिड प्रोपोलेंट्स HTPB, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था अभी ASLV में, है ना। तो जो HTPB होता है ये ठोस प्रणोदक या ईंधन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और इसको जलाने के लिए क्या रखा जाता है, साथ में अमोनियम पर क्लोराइड नाम का ऑक्सीडाइजर भेजा जाता है, जो इस ईंधन को जलने में सहायता करता है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजर क्यों साथ में भेजा जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे, तो जब ये बाहर जाएंगे तो बाहर से इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए पहले से पूरी व्यवस्था करके भेजा जाता है कि ईंधन को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ईंधन जलेगा, और ईंधन जलेगा तो रॉकेट आगे बढ़ेगा, सीधा सा सिद्धांत है। तो सेकेंड और फोर्थ चरण में जो है द्रव प्रणोदकों का इस्तेमाल किया जाता है। काय का इस्तेमाल किया जाता है, जो द्रव प्रणोदक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लिक्विड प्रोपोलेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिक्विड प्रोपोलेंट्स में UDMH अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ N2O4 मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के सम्मिश्रण से यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट्स बनता है। पहले चरण में 6 बूस्टर्स मोटर्स लगे होते हैं, मतलब इसको स्ट्रेप ऑन मोटर्स भी कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें 6 बूस्टर मोटर लगे होते हैं। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी जो प्रक्षेपण यान होता है जो उपग्रह को लेकर जाता है, जब वो पृथ्वी से ऊपर जाता है तो पृथ्वी की विपरीत दिशा में जाने के कारण उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ओर आकर्षित करती है, और जो चीज़ पृथ्वी के जितने निकट रहेगी पृथ्वी उसको उतनी तेज़ी से आकर्षित करेगी। क्योंकि पृथ्वी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं पृथ्वी से, तो इसको ज़्यादा एनर्जी
की आवश्यकता होगी, ज़्यादा थ्रस्ट, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। इसी कारण यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, 6 बूस्टर मोटर भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 44 मीटर है। कितनी है, 44 मीटर। इसका जो वजन है 283 टन है। ठीक, किसका, पीएसएलवी का। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है या उससे विकसित किया गया ये प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी को संचालन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पीएसएलवी कोर एलोन, एक नाम है इसका पीएसएलवी कोर एलोन। पीएसएलवी स्टैंडर्ड वर्सन, इसमें 6 बूस्टर्स लगे हैं, पट्टी विहीन बूस्टर, इसमें मतलब पट्टी नहीं होती इन बूस्टरों में। जबकि पीएसएलवी जो एक्सेल है, इसमें ज़्यादा ठोस ईंधन होता है तुलनात्मक रूप से किसके, पीएसएलवी स्टैंडर्ड वर्सन की तुलना में। और इसमें जो होती हैं 6 पट्टी वाली मोटरें होती हैं, मतलब स्ट्रेप ऑन मोटर लगी हैं, मतलब ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, लगभग ये 3800 केजी के उपग्रह को लियो में ले जा सकता है, जबकि 1800 केजी के उपग्रह को ये एमईओ मतलब सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में पहुंचाने के लिए ये सक्षम है। चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान मिशन और IRNSS को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ये स्थापित कर चुका है। भारत ने जब 2008 में चंद्रयान मिशन अपना पहला भेजा था तो भाई साहब लेके गए थे पीएसएलवी एक्सेल, और मंगलयान जब 2013 में गया तो उस समय भी जो है पीएसएलवी एक्सेल ही इसको लेके गया। और जो IRNSS है इसको भी सफलतापूर्वक किसने ले गया, पीएसएलवी एक्सेल ने ही ले गया। अब आप सोच लो कितना पावरफुल है ये। इसमें UDMH प्लस N2O4, इन दोनों का जो सम्मिश्रण होता है इसको हम डर्टी मिक्सचर या बेकार मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। एक प्रकार के प्रदूषक होते हैं। और ये UDMH N2O4 एक प्रकार के ये द्रव प्रणोदक हैं, इसलिए ये डर्टी मिक्सचर भी हैं और ये ओजोन परत को नुकसान भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा आप चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा ये एक रॉकेट आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमेशा पेलोड या उपग्रह रखे जाते हैं और ये पूरा का पूरा कवर रहता है, काय से कवर रहता है। इसमें ये इंसुलेटर की ये परत चढ़ी होती है। ठीक है, अंदर भरे जाते हैं पहले और तीसरे स्टेज में आपको मिलेगा ठोस, जबकि दूसरे और चौथे स्टेज में आपको मिलेगा द्रव। और साथ ही साथ यहाँ बाहर जो लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रेप ऑन मोटर या बूस्टर कहते हैं। क्योंकि इनको बूस्टर को क्यों लगाया जाता है, ताकि पृथ्वी से विपरीत दिशा में जाने के लिए जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट या जो एनर्जी मिलती है वो इन्हीं पावर बूस्टर से मिलती है। और क्योंकि पृथ्वी के विपरीत गुरुत्वाकर्षण दिशा में आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा पावरफुल आपको क्या चाहिए, मोटर बूस्टर चाहिए जो विपरीत दिशा में इसको ऊपर उठा सके। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हो इसका स्टैंड होता है जिस पर रखा होता है लॉन्चर, जिस स्थान पर रखा होता है ना। और नीचे से यहाँ एक प्रकार का एक गड्ढा होता है जहाँ से जिसकी जो एनर्जी निकलती है, जो धुआं वगैरह निकलता है, जो अंगार निकलता है, वो किनारे से होकर निकल जाए। अगर इसकी व्यवस्था ना की जाए तो ये रॉकेट यहीं के यहीं जलकर नष्ट हो जाएगा, ये ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए बाकायदा एक पतले से पाइप होते हैं, पाइप से इसको किनारे से सारा एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। ठीक, यहाँ देखो। और ये साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे जो स्ट्रेप ऑन मोटर होते हैं इनमें हमेशा सॉलिड फ्यूल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, सॉलिड फ्यूल। और सॉलिड फ्यूल में हमेशा हम क्या डालते हैं, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, यहाँ लिखा है सॉलिड फ्यूल HTPB ही डाला जाता है। स्ट्रेप ऑन मोटर में ये डाला जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये जो पेलोड होता है जहाँ पर उपग्रह रखा होता है इसको भी कवर किया जाता है। जो बाहर वाला खोल होता है इसको प्रोटेक्टिव केसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्रोटेक्टिव केसिंग कहा जाता है। ठीक, और याद रखेंगे पीएसएलवी में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है विकास इंजन। कौन सा इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, विकास इंजन। ठीक, और ये देखो ये चैम्बर यहाँ मैंने लिखा है, ये जो यहाँ से निकल रही है ये पूरी एनर्जी, इसको कहते हैं चैम्बर। ठीक, तो इस तरीके से आप सारे चित्र को आप समझ लो, दिमाग में बैठा लो। आजू बाजू ये बूस्टर हैं या इसको स्ट्रेप ऑन मोटर कहते हैं। यहाँ पर इंजन होता है, ये इसके फिर स्टेज हैं। ये 4 चरण वाला है PSLV। पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन रखा जाता है, जबकि सेकंड और फोर्थ में हमेशा द्रव ईंधन को रखा जाता है। अब PSLV प्रक्षेपण का जो इतिहास देख लो, PSLV C1, PSLV C2, PSLV C5, PSLV C7, PSLV C9, PSLV C11, PSLV C21, PSLV C21, 22, PSLV C23, PSLV C25, PSLV C24, PSLV C34, PSLV C35, PSLV C36 और PSLV C37। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जो हैं इसके आपको मिल जाएंगे नाम। ठीक, 1993 में
PSLV का आंशिक रूप से परीक्षण किया गया, मतलब ये परीक्षण सफल नहीं हो पाया, मतलब ये आंशिक रूप से सफल रहा, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। लेकिन 1994 में इसका पहली बार सफल परीक्षण किया गया। एग्जाम में पूछता है कि PSLV का पहली बार सफल परीक्षण कब किया गया या उसने सफल उड़ान कब भरा, तो 1994 में भरा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे GSLV, सबसे पावरफुल रॉकेट है GSLV, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। पहली विकसित उड़ान GSLV मार्क फर्स्ट को 18 अप्रैल 2001 में। ठीक, तो GSLV मार्क फर्स्ट ने पहली जो उड़ान भरा था वो 18 अप्रैल 2001 में भरा था। इसको फैट बॉय भी कहते हैं। फैट मतलब होता है भारी। ये बहुत भारी कहना चाहिए उपग्रहों को बहुत ऊंचाई तक, मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई ले जाने की क्षमता होती है ना। GSAT-1 उपग्रह को उचित स्थान में पहुंचाने में असफल रहा। मतलब जो GSLV मार्क फर्स्ट था जो 18 अप्रैल 2001 को प्रक्षेपित किया गया था, उसने किस उपग्रह को ले गया था? GSAT-1 को लेकर जा रहा था, लेकिन उसको यथास्थान तक ये नहीं पहुंचा पाया, मतलब ये असफल रहा, पहला प्रयास असफल रहा। ठीक, लेकिन 2003 में जो सेकंड उड़ान हुई, इसने 2003 में सेकंड उड़ान भरा और 2004 में GSLV द्वारा एडुसेट उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। एडुसेट भारत का पहला शैक्षिक आधारित उपग्रह था, मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित उपग्रह माना जाता है, जिसको GSLV के माध्यम से 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इसमें चरण देखें तो 3 चरण होते हैं GSLV में। फर्स्ट में होता है ठोस, सेकेंड स्टेज में होता है द्रव और चतुर्थ में होता है क्रायोजेनिक इंजन। अब थोड़ा सा अब यहाँ पर आप चित्र को भी समझ लीजिए। ठीक, ये इस तरीके से रॉकेट होता है ना। ये फर्स्ट स्टेज इसके होते हैं स्ट्रेप ऑन मोटर, है ना, याद रखेंगे। GSLV का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आजू बाजू जो उसका मेन पहला चरण होता है वो होता है उसका स्ट्रेप ऑन मोटर, इसको S200 कहते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, इसको स्टेप ऑन बूस्टर या स्टेप ऑन मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आजू बाजू आपको दिख रहा है ना, चोंगू निकले हुए यही है ना। और ये सेकेंड स्टेज में हमेशा लिक्विड भरा जाता है और लिक्विड में आपको मालूम है कि क्या भरा जाता है, UDMH भरा जाता है। ठीक, और साथ में N2O2 को भी भरा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो थर्ड स्टेज आती है इसकी, उसको कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो इसका थर्ड स्टेज है वो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। इस क्रायोजेनिक इंजन में -180-83 पर द्रव ऑक्सीजन और -250 इस पर द्रव हाइड्रोजन को भरा जाता और क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया। ठीक है, शुरू में टेक्नोलॉजी भारत के पास में नहीं थी, लेकिन भारत वाले भी बहुत शाणे थे, धीरे धीरे करके सीख गए। इतने टेम्परेचर पर इतना बेहतरीन क्रायोजेनिक इंजन बनाया कि आज GSLV सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है विश्व स्तर पे, भारत ही नहीं विश्व स्तर पे। ठीक है, अब GSLV का अगर हम लोग इतिहास देखें तो GSLV मार्क फर्स्ट, GSLV मार्क 2, GSLV मार्क 3 या जिसको हम LVM-3 भी कहते हैं। ठीक है, तो GSLV मार्क फर्स्ट में पहले स्टेज में सॉलिड, सेकेंड में लिक्विड और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था GSLV मार्क फर्स्ट में। और ये हमने क्रायोजेनिक इंजन लिया था उस टाइम पे, तो किससे लिए थे हमने? रसिया से लिए थे, रूस से लिए थे। ठीक है, जबकि GSLV मार्क सेकेंड में वही बात है, पहले स्टेज में सॉलिड होगा, दूसरे में लिक्विड और थर्ड में क्रायोजेनिक इंजन। लेकिन ये क्रायोजेनिक इंजन स्वदेशी था, भारत ने खुद बना लिया। शुरू में भीख मांगा किससे? क्रायोजेनिक इंजन GSLV मार्क फर्स्ट के समय रसिया से, लेकिन बाद में भारत बहुत शाना निकला और खुद ही इस क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। GSLV मार्क थर्ड में क्या हुआ कि इसमें भी पहले में सॉलिड, सेकेंड स्टेज में लिक्विड और उसके बाद में जो है थर्ड जो है क्रायोजेनिक इंजन होता है। ठीक है, इस तरीके से HEO में उपग्रह को स्थापित करता है। मतलब ये जो GSLV होता है ये हाई अर्थ ऑर्बिट में जो है किसको स्थापित करता है? ये उपग्रह को स्थापित करता है। GSLV की जो क्षमता होती है
उसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम के उपग्रह को ले जा सकता है। मतलब जो निम्न कक्षा में ये 10,000 किलो के उपग्रह को भी ले जा सकता है। जबकि जो जीएसओ या एचईओ होता है, मतलब जियो सिंक्रोनाइज, या हम इसको कह लें हाई अर्थ ऑर्बिट में, मतलब उच्च कक्षा में, ये 5,000 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, भारत में 2 क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन 7.5 जो वर्तमान में जीएसएलवी में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है क्रायोजेनिक इंजन 20 जिसका कि वर्तमान में इस्तेमाल की बात चल रही है, अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जीएसएलवी मार्क 3 भारत का सबसे शक्तिशाली प्रमोचन यान है जो 4 टन से अधिक वजन के उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है जीएसएलवी की 43.13 मीटर, जबकि यह कितने चरण का होता है? 3 चरण का होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, और याद रखेंगे पिछले साल जब भारत ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा था तो उसको जीएसएलवी मार्क 3 या LVM-3 के माध्यम से ही प्रमोचित किया था। इसलिए जीएसएलवी मार्क 3 को भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।